प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने नेतृत्व शैलियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप या लीडरशिप स्टाइल्स, जिसमें निरंकुश या तानाशाही या सत्तावादी नेतृत्व, फिर दूसरा प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी में तीसरी जो शैली है, स्वतंत्रतावादी या उदारवादी नेतृत्व, फ्री रेन या लेज़र लीडरशिप के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो स्वतंत्रतावादी या उदारवादी नेतृत्व, फ्री रेन नेतृत्व वह है जो अपने अधीनस्थ या अनुयायियों के कार्यों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करता या न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। ठीक है, इसमें नायक अधीनस्थों को स्वतंत्रतापूर्वक या निर्वाध रूप से कार्य करने का अवसर देता है। इस नेतृत्व प्रणाली में अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप अपने उद्देश्यों को स्वयं निर्धारित करते हैं। इसके बाद में अधीनस्थ अपने से संबंधित सभी कार्यों की योजनाएं स्वयं ही बनाते हैं, उन्हें क्रियान्वित भी स्वयं ही करते हैं। अपने से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार भी स्वयं अधीनस्थ को ही होता है। इस प्रकार इस नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है। नायक अपने शक्तियों का उपयोग प्राय स्वयं नहीं करता, बल्कि अधीनस्थों को उनका प्रतियोजन करता है। ओके, डेलीगेशन करता है। वे केवल संकटकालीन परिस्थितियों में ही अधीनस्थों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत नायक कार्य प्रणाली की जानकारी करता है तथा सभी के कार्यों में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे स्वतंत्रतावादी या उदारवादी नेतृत्व है, उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है? उसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। यह नेतृत्व शैली या प्रणाली ये मानती है कि कर्मचारी पूर्ण दक्ष एवं सक्षम है, वे अपने समस्त निर्णय ले सकते हैं तथा कार्य कर सकते हैं। दूसरी विशेषता इसकी है कि इस प्रणाली के अंतर्गत सभी अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण कर दिया गया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? सभी अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। इसके बाद में इस प्रणाली के अंतर्गत सभी अधीनस्थ अपनी योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। चौथा इसमें ये हो सकता है कि इस प्रणाली में नेतृत्व अधीनस्थ के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। पांचवी विशेषता इसकी है कि इसके अंतर्गत नायक यानी लीडर समन्वय का कार्य करता है, कोऑर्डिनेशन का कार्य भी करता है। इसके अलावा इसमें अधीनस्थ जब आवश्यक समझता है तो स्वयं अपने नायक से परामर्श या सलाह लेते हैं। इस प्रणाली में दीर्घमांगी संचार प्रणाली कार्य करती है, किंतु इसमें संचारों का नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह अधिक होता है। अब इसके लाभ कौन कौन से हैं? लाभ इसमें यह है कि ये स्वतंत्रतावादी या उदारवादी नेतृत्व है, उसके लाभ इस प्रकार है। इस प्रणाली के द्वारा कर्मचारी की क्षमता का पूर्ण विकास किया जाता है। इसके अलावा नायक या उच्च प्रबंधक क्रियान्वयन कार्यों यानी डूइंग फंक्शन में नियोजन कार्यों जैसे प्लानिंग फंक्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारी का मनोबल ऊंचा उठता है तथा पूर्ण रूप से अभिप्रेत रहते हैं। इसके अलावा इसमें इस प्रणाली के अंतर्गत निर्णय शीघ्रता से यानी वो जल्दी से लिए जा सकते हैं। किसमें? ये जो स्वतंत्रता या उदारवादी जो नेता है उसका लाभ है। इसके अलावा इसमें कर्मचारियों या अधीनस्थों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जा सकता है। तो ये इसके लाभ हो गए। अब इसके दोष है। स्वतंत्रता नेतृत्व के कुछ दोष है, वो इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है, अतः संस्था में समन्वय की समस्याओं का जन्म हो सकता है। इसके अलावा नायक या उच्च प्रबंधक का संस्था के विवाद या अधीनस्थों पर नियंत्रण ढीला पड़ सकता है। इसके अलावा कर्मचारी तथा नायक की अकुशलता की दशा में संस्था में अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था फैलने का भय रहता है। अब यहाँ पे उपयुक्तता क्या है इसकी? स्वतंत्रतावादी नेतृत्व प्रणाली प्राय निम्नलिखित दशाओं में उपयोगी हो सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सी परिस्थिति है? तो परिस्थिति नंबर 1 है, यदि सभी अधीनस्थ संस्था के उद्देश्यों से भली प्रकार परिचित हो। यदि सभी अधीनस्थ संस्था के उद्देश्यों से भली प्रकार परिचित हो यानी जानते हो तथा वे उसकी प्राप्ति के लिए सहयोग के लिए तत्पर हो। दूसरी ये परिस्थिति हो सकती है यदि अधीनस्थों में असाधारण क्षमता तथा योग्यता मौजूद हो। इसके अलावा यदि नायक अपने अधिकारों को पूर्ण विकेंद्रीकरण के लिए तैयार हो, या चाहे तो इसमें हो सकता है कंडीशन या परिस्थिति हो सकती है यदि अधीनस्थ पर्याप्त प्रशिक्षित व अनुभवी हो। क्या हो? यदि अधीनस्थ पर्याप्त प्रशिक्षित व अनुभवी हो तो यहाँ पे उपयुक्त होगी प्रणाली या शैली। लास्ट इसमें हो सकता है यदि अधीनस्थ बिना किसी के मार्गदर्शन के अपने आप कार्य करने की क्षमता रखता हो, तो ये उपयुक्तता हो गई इनकी। अब यहाँ पे इसमें जो हमने पढ़ा जाना था, इसमें निरंकुश है प्रजातांत्रिक नेतृत्व में अंतर क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे अंतर, निरंकुश एवं प्रजातांत्रिक नेतृत्व में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो यहाँ पे अंतर का कारण देखा है। पहला अंतर का कारण है निरंकुश नेतृत्व में क्या होता है, ये नेतृत्व इस मान्यता पर आधारित है कि लोग सामान्यतः कामचोर होते हैं। जबकि प्रजातांत्रिक नेतृत्व में क्या होता है, ये नेतृत्व इस बात पर विश्वास करता है कि यदि उपयुक्त अवसर मिले यानी अपॉर्चुनिटी मिले तो सामान्यतः सभी व्यक्ति काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला अंतर हुआ। फिर दूसरा अंतर इसमें ये हो सकता है कि नायक की प्रकृति यानी लीडर की क्या नेचर होगा। तो इसमें निरंकुश में क्या होता है, एक नायक निरंकुश होता है, तो एक नायक निरंकुश होता है जो किसी भी बात को सुनता नहीं है। जबकि प्रजातांत्रिक में क्या होता है, दूसरे की बात, शिकायत, सुझाव, समस्या आदि को सुनने वाला होता है। तीसरा इसमें ये हो सकता है कि लक्ष्य, यहाँ पे निरंकुश में क्या होता है कि नेतृत्व कार्य प्रदान होता है, अतः कार्य करवाना उसका लक्ष्य होता है। जबकि प्रजातांत्रिक में क्या होता है, ऐसा नायक अनुयायी प्रदान होता है, अतः अनुयायियों को प्रेरित तथा प्रभावित करना उसका लक्ष्य होता है। फिर फोर्थ है कार्य प्रणाली। इसमें निरंकुश ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि ऐसा नेतृत्व स्वयं अधीनस्थों के कार्यों तथा उद्देश्यों को निर्धारित करता है तथा अधीनस्थ को कार्य में व्यस्त रखता है। जबकि प्रजातांत्रिक में क्या होता है, शैली में नेतृत्व अधीनस्थों को स्वयं अपने कार्य निर्धारित करने, निर्णय लेने तथा इसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा अंतर हो सकता है इसमें संचार व्यवस्था। अब इसमें तानाशाही या सत्तावादी, या इसको हम कह सकते हैं निरंकुश शैली में क्या होता है, इस नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत एक मार्गीय या वन वे संचार व्यवस्था ही अधिक कार्य करती है। जबकि प्रजातांत्रिक में क्या होता है, इसमें द्विमार्गी यानी टू वे संचार व्यवस्था विकसित होती है। फिर अंतर है इसमें अधिकार। तो इसमें निरंकुश में क्या होता है, इसमें अधिकारों का नायक के हाथों में केंद्रीकरण होता है यानी सेंट्रलाइज। जबकि इसमें क्या होता है, प्रजातांत्रिक में क्या होता है, इसमें अधिकारों का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइज होता है। नेक्स्ट है इसमें निर्णय। तो यहाँ पे निर्णय, निरंकुश में क्या होता है, निरंकुश में सभी निर्णय नायक द्वारा लिए जाते हैं। जबकि प्रजातांत्रिक में क्या होता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार रखता है। कर्मचारियों का सहयोग, निरंकुश में इस नेतृत्व के अंतर्गत अधीनस्थों का सहयोग, स्वेच्छा से सहयोग प्राप्त करना कठिन होता है। जबकि इसके विपरीत प्रजातांत्रिक में क्या होता है, इस नेतृत्व प्रणाली में अधीनस्थों का स्वेच्छा से सहयोग आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। किसमें, प्रजातांत्रिक में। अब आता है प्रबंध क्षमता का विकास। प्रबंध क्षमता का विकास, यहाँ पे प्रबंध क्षमता के विकास के अंतर्गत निरंकुश या तानाशाही में क्या होता है, शैली में इसके अंतर्गत अधीनस्थों में प्रबंध की क्षमता का विकास संभव नहीं होता है। और जबकि प्रजातांत्रिक, ठीक है, तो इसमें जनतांत्रिक में क्या होता है या प्रजातांत्रिक में क्या होता है, इसमें इस प्रणाली के अंतर्गत अधीनस्थों में प्रबंध क्षमता का विकास स्वयं होने लगता है। लास्ट इसमें अंतर का कारण है अधीनस्थों की संतुष्टि एवं मनोबल।
इस प्रणाली के अंतर्गत किसमें, इसमें हमने निरंकुश में क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत अधीनस्थों को कार्य संतुष्टि नहीं मिलती, अतः उनका मनोबल बहुत नीचा रहता है। किसमें, निरंकुश या अनाशाही में प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि अधीनस्थों के कार्य संतुष्टि नहीं मिलती है, अतः उनका मनोबल बहुत नीचे रहता है। जबकि प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक में क्या होता है, इस नेतृत्व में अधीनस्थों को कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है, अतः उनका मनोबल अधिक ऊंचा होता है। तो इस प्रकार हमने निरंकुश या प्रजातांत्रिक नेतृत्व में अंतर, डिस्टिंक्ट बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।